अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आज एक आपके सामने नया लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल और फीमेल के बारे में कि औलाद कैसे पैदा होती है या क्यों नहीं होती। आज मैं बे औलादी के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूं। मेरे लेक्चर को तवज्जो के साथ और गौर के साथ सुनना होगा। इंशाल्लाह आप बे औलादी की मर्ज से बाहर आ सकते हैं। आप बे औलादी की मर्ज को खत्म कर सकते हैं। आप भी औलाद वाले बन सकते हैं। तो मेरे भाई, फीमेल की तरफ आए। ये जो फीमेल होती है, इसके दो ओवरी हैं। इनको दो ओवरी कहा जाता है और ये फ्लूरोपियन ट्यूब है, आगे यूट्रस है। तो सबसे पहले हमने फीमेल की अल्ट्रासाउंड कराई। तो अल्ट्रासाउंड कराने से हमें पता चला कि क्या जो एग ओवरी के अंदर बनने थे, क्या वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओवरी के अंदर कोई अंडों की परेशानी तो नहीं है। अगर अंडे बन रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जैसे ही आगे चलेंगे तो आगे चलने से पता चला कि जो फ्लूरोपियन ट्यूब थी, क्या अब उसको देखने के क्या वो ठीक है, उसके अंदर भी खराबी आ सकती है। फ्लूरोपियन ट्यूब जो है ये बिल्कुल बारीक हो सकती है या साथ चिमट सकती है। इसकी वजह से भी बेऔलादी हो सकती है। अब थोड़ा सा और आगे चले यूट्रस की तरफ। तो यूट्रस के अंदर हमने गौर करके देखना है अल्ट्रासाउंड के अंदर कि क्या वहां पर कोई पानी की थैली तो नहीं मौजूद, कोई पानी की थैली तो नहीं बनी हुई, कोई वहां पर गिल्टी तो मौजूद नहीं है, वहां पर कोई रसौली तो मौजूद नहीं है। तो मेरे भाई, अगर ये सारा सिस्टम ठीक है तो पता चला कि जो फीमेल है ये बिल्कुल ठीक है। फीमेल के अंदर कोई नुक्स नहीं है। अब जब कोई नुक्स नहीं है तो अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि जैसे ही फीमेल जो थी वो हैज से फारिग हुई, पीरियड जो थे उनसे वो फारिग होके उन्होंने नहाया, तो अब जो ओवरी के अंदर एग थे वो फ्लूरोपियन ट्यूब में आ गए। जैसे ही फ्लूरोपियन ट्यूब में आए तो उन्होंने इंतजार करना शुरू कर दिया कि कब स्पर्म आएंगे, कब स्पर्म आएंगे। तो जैसे ही स्पर्म ओवरी में आए तो स्पर्म ने ओवरी में देखा तो ओवरी में उन्हें कोई चीज ना पाई, कोई चीज ना मिली। तो स्पर्म जो थे ओवरी से निकलकर वो फ्लूरोपियन ट्यूब की तरफ चले गए। जब फ्लूरोपियन ट्यूब में गए तो वहां पर उनको एग नजर आ गए, अंडे नजर आ गए। तो जैसे ही वो वहां गए तो उनका मेल मिलाप हुआ। तो फिर यूं कह ले कि वहां से वो फर्टिलाइजेशन होकर वो यूट्रस में चले गए और जो बच्चा था उसकी ग्रोथ बनने लगी। अब जैसे ग्रोथ बनी, जैसे ही 7वां महीना मां के पेट में उस बच्चे को हुआ, मेल को हुआ, तो फिर क्या हुआ कि 7 महीने के बाद वो जो टेस्टोज थे वो नीचे आने लगे। और कई मेल जो होते हैं उनके टेस्टोज जो होते हैं दोनों नहीं आते, एक अंदर रह जाता है, एक नीचे आ जाता है। तो जो नीचे आ जाता है, तो जैसे ही अब आगे हम चलेंगे तो एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स और एक को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स। प्राइमरी सेक्स किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स का मतलब है कि एक पहचान होना, पहचान के लिए। और सेकेंडरी सेक्स उसे कहते हैं मूंछों का आना, दाढ़ी का आना, जिस्म के ऊपर बालों का आना। तो पता चला कि अब ये शादी की तरफ कायल होने लगा है, उसे शादी की ख्वाहिश होने लगी है, मेल हो या फीमेल हो। अब जब सेकेंडरी सेक्स जो था तो इसके मतलब यह था कि उसको पता चल गया कि मैं अब शादी के लायक हो चुका हूं। तो जो प्राइमरी सेक्स होता है, मैंने बता दिया कि यह तो इंसान की पहचान है। तो अब जो वो एक टेस्टो था, एक टेस्टो वाले ने औलाद पैदा करने के काबिल तो था, लेकिन उसे बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि टेस्टोज के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं वो अच्छे तरीके से बन पाए। तो मेरे भाई, जब इसकी मिसाल में यूं दे देता हूं कि जैसे दो आंखें हैं हमारी,
अगर एक आंख निकल जाए या एक आंख को जाया कर दिया जाए तो एक आंख काम कर चाहिए था उतना नहीं कर पाएगी। जैसे हमारी किडनी दो हैं, अगर एक किडनी को निकाल दिया जाए तो एक किडनी काम करेगी लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाएगी। तो मेरे भाई, अब फीमेल की तो हमने अल्ट्रासाउंड कराई, वो तो तकरीबन ठीक आ गई। अब कुछ लोग मरीज हमारे पास आते हैं तो आके कहते हैं कि जी बड़े फख्र के साथ, मैंने जी एक शादी की, मेरे यहां औलाद ना हो सकी, मैंने दूसरी शादी कर ली, मैंने तीसरी कर ली, मैंने चौथी कर ली। अरे मेरे भाई, हम जब पूछते हैं कि भाई आपने अपना टेस्ट कराया है, सीमर रिपोर्ट कराई है, तो वो कहता है कि जी वो तो मैंने नहीं करवाई। तो भाई फिर फीमेल के ऊपर दोष क्यों देते हो? फीमेल को गुनहगार क्यों ठहराते हो? फीमेल को अपनी नौकरानी बना के क्यों रखा हुआ है? फीमेल को हकारत की निगाह से क्यों देखते हो? तो मेरे भाई, जब हमने सीमन टेस्ट कराया तो उसके अंदर सीमन जो थे वो कम थे। सीमन कम से कम 60 मिलियन जो होते हैं एक्टिव मोटिलिटी वो होने चाहिए, लेकिन वो नहीं थे। तो जैसे नहीं थे तो औलाद पैदा करने के काबिल जो मर्ज था वो मेल के अंदर था। मेल के अंदर खराबी पाई गई, मेल के जो सीमन थे वो नहीं बन पा रहे थे। तो मेरे भाई, अब हमने क्या करना है, मैं आपको नुस्खा भी बताता हूं, नुस्खे बारे में बताऊंगा, लेकिन अब हमने लेना है दर्जा हरारत। तो दर्जा हरारत जो हमारे टेस्ट जो होते हैं इनको कितना चाहिए? इनको दर्जा हरारत जो चाहिए वो तकरीबन 37 सेल्सियस वो होना चाहिए। वो तो होता है, लेकिन औलाद पैदा करने के लिए, सीमन पैदा करने के लिए, स्पर्म को पैदा करने के लिए जो दर्जा हरारत है वो 2.250 होना चाहिए। तो मेरे भाई, अब मैं बताता हूं कि ये जो हमारे टेस्ट जो होते हैं इनका वजन कितना होता है। इनका वजन 14 ग्राम होता है। इनकी लंबाई कितनी होती है? टेस्टोज की लंबाई जो होती है 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? जो चौड़ाई होती है वो इसकी होती है तकरीबन 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई, हमने अब देखना है कि टेस्टोज के अंदर क्या कोई सोजिश तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी, टेस्टोज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर स्पर्म जो है वो हम आसानी बना सकते हैं। तो दर्जे हरारत का आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे मैं एक अमूमन मिसाल अपने मत पे बैठ के मरीजों को देता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मरीज की रिपोर्ट नील आती है तो नील का मतलब होता है कि जैसे काउंटर के ऊपर कोई मोबाइल नहीं पड़ा तो मैं कहता हूं रिजवान साहब, मैं कहता हूं सलामत साहब, मैं कहता हूं फहीम साहब, मैं कहता हूं अशरफ साहब, वो मुझे मोबाइल पकड़ाओ। तो भाई वहां तो है ही नहीं था, आप कहां से पकड़ाएंगे? तो नील रिपोर्ट का मतलब है कि वहां पर तो सीमन थे ही नहीं, सीमन का वजूद ही नहीं था। तो ये इसका भी हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताबिक एक गांव से जोड़ा आया था, तो 22 साल के बाद अल्लाह पाक ने उनको बेटा अता किया। एक और गांव से केस आया था, उसके 18 साल के बाद रिपोर्टें नील थी। ओ मेरे भाई, अल्लाह करीम ने तो ऐलान किया है कुरान करीम के अंदर कि कोई ऐसी मर्ज नहीं जिसका इलाज नहीं है। तो फिर हम क्यों मायूस होते हैं? हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आए आगे चलें। तो जैसे ही जो हमारे टेस्ट थे, अब इनको दर्जा हरारत की जरूरत है। जैसे कि जब सर्दियां आती हैं तो ये जो हमारे टेस्ट होते हैं ये पेट के साथ चिमट जाते हैं, पेट के साथ लग जाते हैं। क्यों? इनको दर्जा हरारत की जरूरत थी। जब दर्जा हरारत इनको नीचे ना मिला तो ये ऊपर को आ गए। ऊपर को आने के बाद इनको दर्जा हरारत पेट से मिला तो इन्हें सुकून मिल गया। तो जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा तो ये जो हमारे टेस्ट हैं ये जो नीचे चले जाएंगे। तो मेरे भाई, हमने दर्जा हरारत का क्या रखना है। आए अब इलाज की तरफ। पहले आपने यहां एक मिसाल सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि स्पर्म जो होते हैं ये मछलियों की मानद होते हैं, ये भी मछलियां जैसे होते हैं। तो मेरे भाई, जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आएगा
मार्च और अप्रैल का महीना आने से कुदरती बारिशें होती है, अंदर नालों के अंदर, खालों के अंदर, सुयों के अंदर, रूही के अंदर वगैरह वगैरह, जहां पर कुछ छोटा मोटा गड्ढा पड़ा है वहां पर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 महीने के बाद वहां पर मछलियां पैदा हो गई। भाई मछलियां किसने वहां छोड़ी हैं? किसी ने नहीं छोड़ी, ये कुदरत की वजह से मछलियां पैदा हो गई हैं। तो अब वो जो मछलियां हैं वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक जिंदा रहेंगी। जैसे ही जून जुलाई का महीना आएगा तो गर्मी जो होगी उसका दर्जा हरारत 48 हो जाएगा। तो 48 इतनी गर्मी में मछली जिंदा नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। अब आ जाए सर्दी की तरफ। जैसे ही अगस्त और सितंबर का महीना आएगा तो बारिशें होंगी, बारिशें होने से फिर तालाबों में मछलियां पैदा हो जाएंगी, नालों रोही के अंदर मछलियां पैदा हो जाएंगी। तो मेरे भाई वो जो मछलियां हैं, जैसे आगे अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, दिसंबर जनवरी के महीने में आके फिर वो मर जाएंगी। पता चला कि ना तो जो मछलियां थी गर्मी बर्दाश्त कर सकी है, ना सर्दी बर्दाश्त कर सकी है। तो अब हमको दर्जा हरारत नॉर्मल करना होगा, ताकि नॉर्मल दर्जा करने से वो जो सीमन है वो अपनी अफजाइश नस्ल जो है उनको परवान कर सकें, उनको ऊपर जा सकें, उनके स्पर्म जो है वो एक्टिव हो सकें। तो मेरे भाई अब मैं आपको एक नुस्खे की तरफ लेके चलता हूं। हां, स्पर्म तब पैदा होंगे जब जो मादा है ये गाढ़ेपन का हो जाएगा। किसी कपड़े के साथ मादा लगेगा तो वहां पर अकड़ाव आ जाएगा, वहां पर सख्ती आ जाएगी। तो समझ लेना कि ये जो मादा है ये बिल्कुल स्पर्म पैदा करने के लिए तैयार है। जो पतला होगा वो नहीं कर पाएगा, निशान लग जाएगा, निशान मिट जाएगा, वो स्पर्म पैदा नहीं कर पाएगा। हमने मादे को भी मादे की तरफ भी हमने ख्याल करना है और इसकी तरफ भी हमने तवज्जो देनी है, मादे को भी दुरुस्त करना है। तो मेरे भाई अब आए नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा क्या है? एक तो जो मरीज है उसको नींद वक्त पे आनी चाहिए। मरीज जो है वो थकावट महसूस ना करे। मरीज जो है वो यूं कह लो कि डिप्रेशन का भी मरीज ना बन जाए। किसी लंबी सोच को, फिक्र लहमियात जो है उसको अपने दिमाग से निकाल दे। अगर ऐसी बातें उसके अंदर होंगी तो स्पर्म पैदा नहीं होंगे। स्पर्म तभी पैदा होंगे जब वो एक्टिव होगा। तो मेरे भाई एक्टिव होने के लिए अब जरासीम की तरफ चलते हैं कि वो नुस्खा क्या है। फिर मैंने देखा है ऐसे ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जो कि बीवी के यहां औलाद नहीं होती, उसको तलाक दे देते हैं, उसको अपने घर में लौंडी बना के रखा हुआ है, उसे अपने घर में नौकरानी बना के रखा हुआ है और उसे जुदो कोब करते हैं, लड़ाई मार कटाई सारा उसके साथ करते हैं। क्यों? कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं पैदा हो रही। अगर फीमेल बेटी को पैदा करे या बेटियों को जन्म दे तो मैंने सुना है, अखबारों के अंदर सुना है कि उसका मियां उसे कत्ल कर देता है, बेटी को कत्ल कर देता है, उनके बाजू तोड़ देता है, टांगों को तोड़ देता है, उन्हें मारता है, पीटता है। और मेरे भाई बेटी पैदा करनी फीमेल के बस की बात तो नहीं थी, यह तो आपका कसूर था। आपने अपने स्पर्म को एक्टिव क्यों नहीं किया? तो मेरे भाई आप सारी बातें जो है ये फीमेल पे ना डालें, ये मेल के ऊपर भी वाजिब होता है, लाजिम होता है कि वो भी अपना टेस्ट कराए, टेस्ट में पता चले कि स्पर्म एक्टिव मोटिलिटी क्या है। आए नुस्खे की तरफ। आप तो नुस्खा आपने इस्तेमाल करने से पहले हमारे मतलब पे आता है तो हम तो उसकी नबशनासी से पता लगा लेते हैं कि इसका मिजाज क्या है। हम उसके मिजाज के मुताबिक उसको दवाई देते हैं। अगर वो गर्म है तो सर्द दवाई देंगे, सर्द है तो गर्म देंगे। तो आपको चलो मैं एक ऑप्शन देता हूं, आपने उस मरीज से पूछना है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। अगर मरीज कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है तो पता चला कि इसके खून के अंदर हरारत है, इसके खून के अंदर हरारत है, गर्मी है। तो उसका इलाज करने के लिए हमने उसको सर्द दवाइयां देनी है।
सर्द दवाइयां देने से उसका ये जो मर्ज है ये खत्म हो सकता है। तो मैं तो सर्द देनी है, सर्द है तो हमने गर्म दवाइयां देनी है। आए आगे आपको नुस्खा बताता हूं। नुस्खा क्या है? आपने अश्वगंधा नगोरी लेनी है। अश्वगंधा नगोरी, ये मेरे पीछे स्क्रीन चल रही है। अश्वगंधा नगोरी लेनी है आपने 50 ग्राम। आगे आपने मुसगी रूमी लेनी है। मुसगी रूमी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। आगे अकरकरा, अकरकरा असल वाला लेना है, ये भी 50 ग्राम लेना है। तो जो कीकर है इसकी फलियां लेनी है, जिनके अंदर दाना ना पड़ा हो, वो भी अपने 100 ग्राम लेनी है। आगे आपने पखड़ा लेना है, बखड़ा लेना आपने, ये भी आपने 50 ग्राम लेना। लो मेरे भाई, ये नुस्खा है, इसको पसवा लेना है। पसवा कर आपने इसका सूप बनाना है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 असर के वक्त खाना है। तो गुजाओं का आपने खास करके ख्याल रखना है। इंशाल्लाह बफजले खुदा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप बे औलादे नहीं रह सकते। आपके यहां औलाद पैदा हो सकती है, लेकिन गर्मी खुशकी का ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।